जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हम बात करेंगे एज यूजुअल भारत और पाकिस्तान की, और हमारे साथ है मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चीमा साहब, 4-5 सवाल हैं और मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें इसमें, क्योंकि अभी अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि साहब एक्सटर्नल डेट जो है पाकिस्तान का, जो बढ़ता चला जा रहा है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बड़ी नई सी बात है, क्योंकि खान साहब ने कभी ऐसा पहले तो बोला नहीं। चीमा साहब, टू माय मेमोरी ही इज नॉट, इफ मेमोरी सर्व्स, ही इज नेवर स्पोकन लाइक दिस। हाँ, पिछले साल इस्लामाबाद डायलॉग्स में जनरल बाजवा ने जरूर बात करी थी जियो इकोनॉमिक्स की, और उस समय भी जब मैंने बात सुनी थी मुझे ऐसा लगा कि बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेटमेंट है ये जनरल साहब का। इट्स अ वेरी विजनरी फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेटमेंट। तो इमरान खान साहब को, खैर चलिए 2021 में ये बात समझ में आई या कुछ भी हुआ, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए, क्या बात है ये। जी बहुत शुक्रिया मेजर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि शुरू से ही अगर आप पिछले 75 साल का हमारा पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सारी की सारी ग्रोथ है ना, ये एक बोरोड ग्रोथ रही है। ठीक है जी। ये नहीं कि हमें बाहर से पैसा आता था, आइदर इन टर्म्स ऑफ हमारे मिलिट्री अलायंसेस होते थे। कोल्ड वॉर के जमाने में हमें अमेरिकन दे देते थे, फिर वॉर एंड टेरर में हमें पैसा आया, फिर सऊदीज दे देते थे, फिर अफगानिस्तान के इश्यू में। तो ये सारी बोरोड ग्रोथ ही जो हो रहा था। असल ग्रोथ तो ये है कि आपका इंटरनल रेवेन्यू क्या है, 2 + 2 = 4 का फॉर्मूला है, कितने रेवेन्यू और कितने एक्सपेंसेस है मुल्क के अंदर। हमारे जो रेवेन्यू है वो हमेशा ही कम होता है एक्सपेंसेस से, तो वो हम सारे पैसे लेके बाहर से वो चीजें पूरी कर लेते थे, अमेरिकन ने दे दिए, बाकियों ने दे दिए। सो बोरोड ग्रोथ। और ये हमारी जो सो कॉल्ड ओलिगारिक एलीट है, ये इन चीजों को देखती रही कि ठीक है जी, हम कभी वहां से लेंगे कभी वहां से लेंगे, मुल्क चलता रहा। लेकिन अभी जैसे ही जनाब मुशर्रफ के दौर के बाद ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और अभी इमरान खान साहब का टेन्योर आया, अभी चीजें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है, सऊदीज अरब्स पीछे हट गए हैं। और वो जो ट्रंप साहब ने आते ही ब्लॉक लगा दिया, उन्होंने कहा जी देयर इज नो मिलिट्री असिस्टेंस, तो अब जो भी आपने करना है वो इंटरनल करना है। तो इंटरनल तो टैक्सेस देने की भी आदत नहीं थी, पैसा कलेक्ट होता नहीं था। तो अभी ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, ये इज एब्सोल्युटली टॉकिंग सेंस कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है कि अगर आपका मुल्क इसी तरह बार बार पैसे मांगता रहा, आपने जो लोकल बॉर्डर प्राइवेट बैंकों से भी पैसे पकड़े हुए हैं, आपने बाहर से भी कर्जे ले रहे हैं, और हम कर्जे लेते हैं सूद देने के लिए। सो दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस। सो ये जो भी, वैसे ये इनको कहना नहीं चाहिए था, ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए था मेरी जाती राय में, कि उससे ज्यादा और कमजोरी शो होती है। लेकिन आपको याद है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो सिविल मिलिट्री दोनों क़ियादत ने इकोनॉमी के ऊपर काम करना शुरू किया, और मकसद ये था कि हम इंटरनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। सो इसके लिए जो इंटरनल प्रॉब्लम था वो ये था कि लोग टैक्स नहीं देते, लोग ट्रस्ट नहीं करते, टैक्स कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। अदरवाइज लोगों के पास पैसा बहुत है, यहाँ पे लोग गरीब नहीं है, पावर्टी नहीं है, लोगों के पास, पीपल हैव मनी टू बर्न मेरे साहब इन पाकिस्तान। लेकिन नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, और दूसरा हमें वो उस एनवायरनमेंट में नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्रॉपर्टी में। देखिए 3 जगह पे पैसा बनता है पाकिस्तान में। एक है रियल स्टेट, और ये तीनों, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए कसिनो इकोनॉमी, वी कॉल इट अ कसिनो इकोनॉमी। व्हाई? फर्स्ट थिंग इज रियल स्टेट। रियल स्टेट का कोई पता नहीं है कब ऊपर जा रही है कब नीचे आ रही है। जैसे चाइना में वो एवरग्रांड है, वो क्या उसका वो तबाही मच गई, उसने $300 के कर्जे ले लिए थे। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बनता है पाकिस्तान में, वो भी कसिनो इकोनॉमी है, पता नहीं कब ऊपर चला जाए कब नीचे। तीसरा, कमोडिटी प्रोडक्शन, ये जो चीजें पैदा हम करते हैं तो उससे पैसा पैदा होता है, अदरवाइज इंडस्ट्री तो है नहीं है जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, ये सब बेसिकली उन्होंने ये कैलकुलेट करके अंदाजा किया है कि मुल्क के अंदर अगर हमें इसी तरह चीजें चलती रही तो ये मामलात खराब होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान वो ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर दी हुई है। हम यहाँ पे आज तक ये सेटल ही नहीं हो सका, ये सारी सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं। सो वो एक कंसेंसस नहीं है कि अदारों को किस तरह लेके जाना है। फिर नैब का बेदरेग इस्तेमाल है, नैब के इस्तेमाल की वजह से इकोनॉमी और बैठ गई, साइकिल कमजोर हुआ। बड़ी एमनेस्टी स्कीम्स भी दी इन्होंने, जिसको आईएमएफ ने मना कर दिया, आप एमनेस्टी स्कीम्स ना दें पैसा वाइट करने के लिए। लेकिन लोग बाहर पैसा लेके नहीं आए,
जो इमरान खान साहब को 3.5 साल बाद पता चला है कि ये क्योंकि इमरान खान साहब ने 15 ट्रिलियन कर्जा ले लिया अभी तक, और उस 15 ट्रिलियन में से 7.5 ट्रिलियन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डेट सर्विसिंग की है। तो ये जो एक चैलेंज है, इमरान खान साहब ने सुना है कि ये तो मेरे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो मैं कैसे चीजों करूंगा। सो दैट इज व्हाई लुकिंग ऑल दैट एनवायरनमेंट, बाहर से भी पैसा नहीं मिल रहा, अमेरिकन भी पीछे हट गए, और इमरान खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में खुद भी यूरोपियन ममालिक को पीछे धकेल दिया, क्योंकि वो एक नजरियाती आइडियोलॉजिकल इस्लामोफोबिया उस तरह की डिबेट्स करके भी दूसरे ममालिक को पीछे हटा रहे हैं। तो ही इज स्पीकिंग सेंस, लेकिन थिंग्स आर आउट ऑफ हिज रीच। अच्छा, चीमा साहब एक और बात बताइए, फवाद हुसैन साहब है ना, फवाद हुसैन चौधरी, जो मंत्री भी हैं, वजीर हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की जो सेंट्रल कबीना है उसमें, उन्होंने ये बोला था कि, और उन्होंने प्रॉपर्ली इंडिया को मेंशन करा, वो कहते हैं कि जो हमें थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, थ्रेट हमें इंटरनल है। तो एक इंटरनल थ्रेट के बारे में तो इमरान खान बता रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के बारे में खान साहब ने बात करी। फवाद चौधरी साहब बोल रहे हैं कि साहब ये थ्रेट है, यानी कि इंटरनल जो आपके जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, वेदर दे आर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इधर हैं। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान में एक थिंकिंग ये हुई है कि मे बी जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है वो उसकी वजूहात कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी इंटरनल हैं और हमें अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्योंकि चीमा साहब, आप देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर इट्स स्विट्जरलैंड, आज स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, आप सिंगापुर को ले लीजिए, आप ऐसे मुल्कों को ले लीजिए जो कि बड़े बड़े रिच हैं, उनके पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एसेट्स हैं नहीं उनके पास, लेकिन दे आर हाईली रिस्पेक्टेड, देयर पासपोर्ट इज रिस्पेक्टेड, दे हैव गॉट मनी, दुनिया उसकी आवभगत में लगी रहती है, सिंगापुर का प्रीमियर जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरनल अगर अपने आप को ठीक करें, आपको लगता है थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है? देखिए, अल्फाज की हद तक तो माइंड बातें हो रही हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नो जियो इकोनॉमिक्स की बात हम करेंगे, लेकिन वो ट्रांसलेट पॉलिसी में कैसे होना, ये एक टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि जी सबसे बड़ा थ्रेट इंटरनल है, ऑब्वियसली इंटरनल है। देखें, विद इंडिया द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड, ठीक है, हम ये समझते हैं विद द स्ट्रेटेजिक वेपन्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया हम पे हमला करेगा, हमें पता है यार वो स्कोर सेटल कर लेंगे। द क्वेश्चन रिमेन्स, हमें जो पिछले 15 साल में सबसे बड़ा मसला था वो था दहशतगर्दी। दहशतगर्दी भी हमने अंदर से ठीक हो गई, सारे जो दहशतगर्द जमातें थी वो या डिसमेंटल हो गई, टीटीपी से डायलॉग की बातें हो रही हैं। सो इंटरनली ऐसा कोई चैलेंज उस तरह नहीं है। सो सबसे बड़ा जो वो इकोनॉमी है, पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब और उनकी जो कैबिनेट है वो ये कह रहे हैं द थ्रेट इज विद इन, ये इंटरनल थ्रेट है, और ये थ्रेट ये है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जैसे मैंने पहले कहा, आपस में ये पावर सेटल नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। जो सबसे बड़ा मुझे 15 साल में, देखिए कभी भी कोई लीडर 5 साल से ज्यादा कभी रूल नहीं कर सका। अभी ये भी 2 दफा पहले हुआ है। हमेशा इंस्टेबिलिटी रही, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही यहाँ पे। सो जो स्कोर सेटल नहीं हो सका, इमरान खान साहब ने एक और पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दिया, वो डायलॉग नहीं करते। सो इंटरनल मसले हैं, फाइनेंशियल चीजें ठीक नहीं हो रही। सो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, दिस इज ऑल इंटरनल, क्योंकि पैसे नहीं है तो दहशतगर्दी की जंग लड़नी है, मुल्क चलाना है, बाहर से पैसा आ नहीं रहा, दुनिया ने मुंह मोड़ लिए, और कुछ कईयों को हमने जो जवाब दे रहे हैं कि भाई हमने आपके साथ नहीं चलना। मैं आज देख रहा था कि लेट्स से रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है, तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब आया उन्होंने कहा हम आपसे कारोबार करना चाहते हैं, हम आपसे डिफेंस के डायलॉग करना चाहते हैं, आए इंगेज हैं, लेकिन कैसे कर लें? हम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते क्योंकि सैंक्शन लगी हुई है, हम वहां से गैस नहीं ले सकते, सैंक्शन लगी हुई है। सबसे, और फिर चाइनीज नाराज हैं, सीपैक स्लो हुआ पड़ा है, हमें इस चीज का अंदाजा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई कि ये चाइनीज को जो है ना प्रायोरिटी बेस पे इनके मसले हल करें, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि द पाकिस्तान नीड्स टू डू इट्स पार्ट ऑफ द बार्गेन, तब हम चीजें आगे लेके चलेंगे। सो अंदर जो पहिया है वो नहीं चल पा रहा, डिस्पाइट द फैक्ट के जनरल बाजवा ने और बहुत सारे हमारे टॉप लेवल के पॉलिटिकल लीडरशिप सब ने बिजनेस कम्युनिटी को एश्योरेंस दी है कि मुल्क के अंदर जो है वो हम जो कराची जैसे बंद हो जाता था, पॉलिटिकल पार्टी थी एक, वो बंद कर देती थी कराची को, बिजनेस नहीं होने देते थे। सो वो सारी चीजें बंद कर दी हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना पैसा जनरेट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही।
सो दे दैट इज व्हाई दे बिलीव कि अब जो कुछ करना है इंटरनल देखें टू सेटल थिंग्स, एंड दैट्स हाउ पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस। अच्छा चीमा साहब, ये एक और आपने समझाई इंटरनल बातें, एक और इंटरनल बातों से ही जो एक्सटर्नल के साथ भी आपकी रिलेटेड है, ये आपकी है सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, SDRP करके, सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। और जितना मुझे पढ़ के पाकिस्तानी मीडिया में जो आर्टिकल्स आए थे वो पढ़ के मुझे समझ में आया कि अभी तक जो बाहर से पैसा आता था वो बैंकिंग चैनल से तो आता ही था, लेकिन कुछ हुंडी से आ गया, कुछ हवाला से आ गया, इनफॉर्मल चैनल से भी आता था। तो ये कोशिश है सरकार की कि इसको प्रॉपर एक फॉर्मल चैनल से पैसा, जो अरबों डॉलर आता है पाकिस्तान में, कम पैसा नहीं आता, इट्स इन बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज जबरदस्त पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो उन्होंने शुरू कर दिया और ये प्लान भी बता दिया साहब, सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम है, सारे पाकिस्तानी इसके थ्रू भेजें पैसा, राइट? चीमा साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या खान साहब ने कुछ क्योंकि रेमिटेंस पे तो मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि इतने रेमिटेंसेस नहीं आते पाकिस्तान के कि मुल्क चला रहे, पाकिस्तान की एक अपनी एक रनिंग कॉस्ट है, आप कितनी भी कम कर लो। मेरा सवाल आपसे है ये चीमा साहब कि क्या कुछ उन्होंने प्लान्स भी बताए हैं एक्सपोर्ट बेस इंक्रीज करने का, टैक्स बेस इंक्रीज करने का? टैक्स, जैसा आपने खुद अभी बोला दूसरे सवाल पे, टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते, फुकदान है ट्रस्ट का, दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट और दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम एटसेट्रा। और दूसरी एक और चीज है कि एक्सपोर्ट्स, जब तक किसी मुल्क के एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो डॉलर कहां से आएंगे? इसके बारे में मैं जरा आपकी राय जानना चाहता हूं चीमा साहब। जी मेरे साहब, ये पॉइंट है ना पाकिस्तान की टैक्सेशन का, और ये जो सोनी धरती बात, पहले मैं सोनी धरती में आपको बता देता हूं। देखिए, इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास डॉलर की कमी है, तो हम अपना, जो लोग बाहर बैठे हैं उनके पास अच्छे भले पैसे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो एक तो लीगल तरीके से पैसे भेजें ताकि वो हुकूमत के पास डॉलर आए और पैसे हम उनके फैमिलीज को दे दें या बिजनेस में दे दें। अब जो ये सोनी धरती है, अब ये एक हमारी कमजोरी भी है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, इमरान खान साहब हर रोज ट्वीट कर देते हैं कि जी पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस इस क्वार्टर में इतनी ज्यादा हो गई, इस क्वार्टर में इतनी हो गई, इस क्वार्टर इस साल वाली इतनी हो गई, जी हम 30 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। जिस तरह थोड़े दिन पहले हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो भी कह रहे थे कि देखें डॉलर रुपए की कदर बहुत कम हो गई है, तो कितनी अच्छी बात है, आप जब बाहर से डॉलर भेजते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि आप किस तरह की लॉजिक दे रहे हैं स्टेट बैंक का गवर्नर। सो इमरान खान साहब को यह कि डॉलर ज्यादा है और ये सोनी धरती तो चैनलाइज करें, लोगों को कन्विंस करें और फिर वो लोग बाहर से बैठ के अपने यहाँ पेमेंट्स करें। अब इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं इतनी रेमिटेंस हो गई। ये जो है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है और इसके ऊपर कभी भी कोई मुल्क हमें इसके ऊपर लिवरेज ले सकता है और झटका लगा सकता है। मिसाल के तौर पे तकरीबन हमें, मेरा ख्याल है 12 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर जो है वो हमें मिडिल ईस्ट से आता है, जिसमें से 6 अरब डॉलर से ज्यादा तो सिर्फ सऊदी अरब से आता है। इतना बाकी ममालिक से आता है, बाकी जो अरब ममालिक है 6-7 अरब डॉलर वहां से आता है। तो अगर हमें जरा सा पॉइंट हला दिया जाए तो वो तो सारी की सारी हमारी रेमिटेंस कम हो जाए तो मुल्क तो क्लैप्स कर जाएगा वैसे ही। सो ये जो चीजें बार बार कहना, क्योंकि अब होता यह है कि इमरान खान साहब ने ये बार बार कह दिया कि जी पाकिस्तान को जो बाहर लोग बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आए ताकि वो लोग वोट डालें, मुझे वोट डालें, मैं करप्ट नहीं हूं, देखिए मैं मुल्क चला रहा हूं, मैं चीजें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पता है पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है। सो इस तरह की स्कीमें लेके आ रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आए, लेकिन इससे मुल्क तो नहीं चल सकेगा। प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्स का मसला है, अब देखिए हमारा टोटल अगर बजट जो है या पिछले साल के था वो 8 ट्रिलियन था, आई थिंक 8 ट्रिलियन में से आपने तकरीबन 3.94 ट्रिलियन आपने डायरेक्ट टैक्सेस लगा लिए, 1.67 ट्रिलियन जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और बाकी जो था वो 2.34 ट्रिलियन आपने जो है वो कर्जा ले लिया। अब होता यह कि ये हर साल इसी तरह पाइल अप होता जा रहा है, हर साल इतना बजट डेफिसिट होता है। सो वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमेशा कुछ बड़े ब्लू आइट एक्सपोर्टर रखे हुए हैं, जैसे कॉटन के हो गए, लेदर के हो गए, थोड़े फार्मास्यूटिकल के, तो वो उस तरह वो पुराने लोग हैं वही फायदे लिए जा रहे हैं, नहीं उस तरह इंडस्ट्री को जो है वो मेन स्ट्रीम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि 3-3.5 साल इमरान खान साहब के जाया हो गए और वो समझ रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए, मैंने कर्जा भी बहुत ले लिया है, बाकी सियासी जमातों को भी डरा रहा हूं, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, यूरोप वो जाते नहीं है, 3.5 साल में उन्होंने आज तक यूरोप का विजिट ही नहीं किया। वो समझते हैं यूरोप जो है ये दुनिया के मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता और दुनिया जो है वो सिर्फ है अमेरिका, चाइना
और मुस्लिम वर्ल्ड, और इसके अलावा दुनिया वो समझते हैं है ही कोई नहीं, और मुस्लिम वर्ल्ड भी उसमें भी हमें पता है क्या मसाइल है। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये सोनी धरती का जो प्रोजेक्ट है, ये इतनी ज्यादा रिलायंस ऑन फॉरेन रेमिटेंस जो है ना, इट कैन ऑल्सो बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, बिकॉज एनीवन कैन लुक इनटू इट केयरफुली, और इसमें चीजें वो खराब कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब आप रिलाई करते हैं बाहर से पैसा आए, वो नल है ना, इट्स लाइक अ टैप, कल कोई नल बंद कर दे फॉर वॉट एवर रीजन, आपके डिप्लोमेटिक इश्यूज उनके साथ खराब हो जाते हैं, कुछ मसले हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है, उस इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सो देन यू कैन ऑल्सो फेस अ क्राइसिस। अच्छा, डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात करते हैं। मैंने बात करी, एक मेरे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, तो आई टोल्ड हिम, आई सेड कि प्रोफेसर साहब ये जो 87% पहुंच गया है पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो, और हाल फिलहाल में आई थिंक कल परसों ही खबर आई थी चीमा साहब की 50 ट्रिलियन रुपीज का डेट पाइलअप हो गया पाकिस्तान में, राइट? एंड ये, सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड ये मसला क्या है? ही सेड इट्स वेरी डेंजरस। उन्होंने कुछ बातें बताई मुझे, वेरी ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आई, इकोनॉमिक्स में इतने पल्ले पड़ती नहीं मेरे, लेकिन आई वांट टू आस्क यू चीमा साहब कि ये सिस्टम क्या चल रही है? क्योंकि आपने बोला ये जैसे डेट है, आपने कर्ज लिया, उस कर्ज का ब्याज वापस करने के लिए आपने फिर कर्ज लिया, राइट? और वो पाइल अप होता गया होता गया होता गया। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस 87%, डोंट यू थिंक इट इज डेंजरस राइट नाउ? ये खतरे की घंटी नहीं है ये? मेरे ख्याल है ये सिर्फ खतरा नहीं है, खतरे की घंटी से भी ज्यादा है कुछ ये, क्योंकि शायद मुझे ज्यादा पता तो नहीं इस हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि 70% आपके जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि 87 पे पहुंच गए हैं जो कर्जा है, तो ये ऑब्वियसली एक चैलेंज है। लेकिन इसमें मेजर साहब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब के पास चॉइस कोई नहीं है। देखिए आपका, मैंने बताया खर्चा है 8 ट्रिलियन है, आपको इकट्ठा हो रहा है 5.5 ट्रिलियन, आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। लोग आपको टैक्स नहीं दे रहे, अवाम आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, और दूसरा ये है कि बिजली गैस की शॉर्टेज है। आज भी इंडस्ट्री को हम कैसे कन्विंस करें कि फॉरेन रेमिटेंस लेके आए, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए, जब हम उनको एनर्जी नहीं दे सकते? चाइनीज वैसे नाराज बैठे हुए हैं। बाकी ममालिक का प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं आपने चाइना को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया है, हमें वो आप देते ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं देते। दूसरी तरफ से हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने अमेरिकन ब्लॉक में जाना है कि चाइनीज ब्लॉक में जाना है। सो चाइनीज अलहदा जो है वो नाराज बैठे हुए हमसे। सो ये जो डेट है, ये जो जीडीपी का क्राइसिस है, जो डेट टू जीडीपी ये रेशो है, ये और बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू तो इकट्ठा नहीं हो रहा। अभी हमें अगर 4.2 4.3 बिलियन डॉलर की कुछ थोड़े से स्पेस मिली है, तो वो एक चीज हमें फायदा पड़ता है। अभी आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, वो भी यही कह रहे हैं कि आप जो है वो और टैक्सेस लगाएं, पेट्रोल और ज्यादा महंगा होगा, मार्केट को आपने फ्री रखना है। अब वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर है, हम उनको कहते हैं ये वॉइस रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आईएमएफ ने भेजा है इनको। सो द प्रॉब्लम इज कि कैसे इमरान खान साहब इस सारे क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं जब स्टेट बैंक उनके कंट्रोल में नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट हो पा नहीं रही, जितनी एक्सपोर्ट है वो इतनी ग्रो नहीं कर रही। नए सेक्टर है, आईटी वगैरह था, उनमें अगर हम जाते, कोई थोड़ी एक्सपोर्ट करते, स्टार्टअप्स में अगर पैसे लगाने हैं, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर से खरीदते, जहां दुनिया में पैसा पड़ा हुआ है उनको हम कन्विंस नहीं कर पा रहे। और ये जो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप यूरोप ना जाके और मुसलमानों को, मुस्लिम ममालिक के लोगों को कहना कि पाकिस्तान में बड़ी टूरिज्म है, और टूरिज्म जो है वो है तो सही पाकिस्तान में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे टूरिज्म से भी? सो ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और हमें और जो सारी स्टेट की और जो पॉलिटिकल क्लास की जो अप्रोच है, दे लुक इनवर्ड, वो ज्यादा इनवर्ड देखते हैं, आउटवर्ड नहीं देखते कि दुनिया किस तरह ग्रो कर रही है, किस तरह इंगेज होना है, कनेक्टिविटी का जमाना है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। सो ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई, जिसे आप कह लें कि कोई स्पेस नहीं जनरेट होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाहर की दुनिया से भी मामला खराब करके रखे हुए हैं, और इंटरनली उन्होंने एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। सारा टाइम हम आपस में एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, नून लीग अच्छी, पीपल्स पार्टी अच्छी, पीटीआई अच्छी, जुडिशरी ये कर रही, मीडिया वो खा गया, फला कर गया। सो द नेशन डज हैव ए अप्रोच, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से कोई रास्ता नहीं बन पा रहा कि किस तरफ जाना है। और मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो भी, अब हम समझते थे कि वो माजी में बड़ी हमें सपोर्ट देते रहे, अब वहां पे लीडरशिप चेंज हो गई है, मामलात बदल गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस पे रिलाई करना, ये एक मैं समझता हूँ। और इमरान खान साहब खुद भी अब ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की बातें हो रही हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में आए। तो सारा मुल्क जो है वो प्रॉपर्टी के पीछे लग गया, बिकॉज दैट इज वेयर द मनी इज बीइंग जनरेटेड। लेकिन दिस इज नॉट हाउ वी कैन मूव ऑन अनटिल एंड अनलेस कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ
होनी चाहिए। दैट्स द ओनली सोल्यूशन मेरा ख्याल है खान साहब को वो बचा सकता है। जी अच्छा, चीमा साहब, आपने आईएमएफ की बात करी। मेरे लिस्ट में सवाल तो था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोला आपसे पूछ लूं क्योंकि आपने जिक्र करा आईएमएफ का। ये सुना है कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा 4-5 महीने तक लगातार। गैस की बात करी है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है, पेट्रोल की बात करी है, और उन्होंने 10 बातें और करी हैं। लेकिन ये सब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था चीमा साहब कि ये हाउ विल खान साहब कम्युनिकेट। जहां तक मैं जानता हूं, देर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द पाकिस्तानी स्ट्रीट। प्राइस राइज कहीं पे भी होगा, इंडिया में हो जाता है, इंडिया में अनरेस्ट हो जाता है, तो ये तो दिस इज द ट्रूथ। बट जो पाकिस्तान का अभी इस वक्त जो प्राइस राइज है, किस तरीके से खान साहब जाके ये बोलेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम, जो मैं सुनता हूं आवाजें टेलीविजन पे जब वो माइक लेके आम लोगों के पास जाते हैं, जो आपने वाइसरॉय वर्ड यूज करा ना, ये मैं पहली बार नहीं सुन रहा चीमा साहब, ये मैं कई बार ये वर्ड सुन चुका हूं पाकिस्तान में। फॉर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहब बाहर से लगाए हुए हैं। लोग साजिशों की भी बात कर रहे हैं कि कि ये जबरदस्ती हमारे एटमी असासों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स के पीछे, ये भी बड़ा सुनने में आया है। मेरा मानना यह है कि ठीक है, ये हो सकता है कि वेस्टर्न दुनिया का एटमी असासों के पीछे या एटमी जो आपके हथियार हैं उनके ऊपर नजर हो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर पाकिस्तान ये बोले कि सब हम आईएमएफ से माना कि $6 बिलियन ले रहे हैं और ये हमारा प्लान है वापस करने का, तो फिर ये बात ही नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, बात यह है ना कि वो तो साहूकार है। थिंक ऑफ इट लाइक अ बैंक। विदाउट कोलैटरल बैंक कैसे दे सकता है पैसे? वो तो विदाउट कोलैटरल नहीं देगा, आप मॉर्गेज कुछ ना कुछ तो करोगे। तो ये इसके बारे में जरा समझाइए, पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से देख रही है आईएमएफ कि जो लगातार जो झटके लग रहे हैं, और ये आईएमएफ को एक शैतान की तरह पेंट करा जा रहा है पाकिस्तान में कि ये लोग हैं जिनकी वजह से हमारा हाल बुरा है, यही लोग हमारा बेड़ा गर्क करवाने के चक्कर में हैं, आईएमएफ वाले। मेरे साहब, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अवाम में बड़ी जान है। अवाम के पास पैसा बहुत है। ये नहीं है कि अवाम के पास पैसा नहीं, लोग अपने रोजगार चीजें तलाश करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम वहां पे आता है जब इमरान खान साहब उम्मीदें लगा देते हैं आसमान पे और डिलीवर होता कोई नहीं है। फिर लोग पूछते हैं, भाई खान साहब आपने तो कहा था हम करेंगे, अगर सीपैक ने उस तरह डिलीवर नहीं किया, लोगों को उस तरह हर जगह उस तरह। देखिए, अब पिछले 5-7 साल में जो बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो बड़ा इकोनॉमिक वेंचर हुआ वो सीपैक था। अच्छा, उसने हर जगह पे हर बंदे को एक जैसा रिवॉर्ड नहीं दिया, और वो बलोचिस्तान वाले अपना रोते रहते हैं, यूथ, बाकी लोग अपना करते रहते हैं। तो फिर लोगों के अंदर आता है कि ये उम्मीदें तो बड़ी देते थे, ये कर कुछ नहीं पा रहे। सो वो एक फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन लोगों के पास पैसा है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाते, लोग डरते हैं, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आईएमएफ बड़ी सीधी सी गेम कर रही है। आईएमएफ देखें, आईएमएफ, अगर मैं आईएमएफ की तरफ से हूं तो आईएमएफ बड़ा सीधा सीधा हमें कह रही है। मिसाल के तौर पे आईएमएफ कहती है कि आप अगर हमसे साल को मुआहदा कर रहे हो ना, तो पार्लियामेंट से वेट करा के लाओ। इमरान खान साहब पार्लियामेंट को मुंह नहीं लगाते, ये ऑर्डिनेंस पास करा के दी। उन्होंने कहा नहीं, जाए पार्लियामेंट में चीजें ठीक करके आए और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके आए। तो वो हमें बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू और लोगों से पूछ के फैसले करने हैं। एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आपने देखे भाई एक्सचेंज रेट को आप इंडिपेंडेंट रखें, आप जो है वो स्टेट बैंक को पावर दें, मार्केट को आप डेलिबरेटली कंट्रोल ना करें, मार्केट में पैसा फेंक के डॉलर को ना देखें, कि जैसे मार्केट फ्लो करती है उस तरह करें। माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ। पीएमएलएन और बाकी हुकूमतों ने क्या किया कि उन्होंने डेलिबरेटली चीजों को कंट्रोल रखा, रुपए को और डॉलर की जो है वो ये इतना गैप नहीं पैदा होने दिया। हालांकि मामला तब भी खराब थे, लेकिन इतने तब खराब नहीं थे। सो इमरान खान साहब अब वो जो फ्रीडम दी हुई है ना आईएमएफ को कि तेल भी बढ़ेगा, जो क्या नाम है उसका, स्टेट बैंक भी फ्रीडम है, जो मर्जी एक्सचेंज रेट रखें, जो मर्जी मार्केट फैसला कर रही है। फिर आए रोज आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, फिर वो बढ़ाएंगे, टैक्सेस और लगा देंगे। तो इमरान खान साहब के कंट्रोल में कुछ नहीं है। सो इमरान खान साहब और अवाम के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो होप वर्सेस रियलिटी है। होप कुछ और थी, मैं ये कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़ी होप्स लगाई थी, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, आते ही आईएमएफ के पास चले गए। और दूसरा ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। ये सिर्फ बातें करते रहते हैं। अगर इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हो, जिसको पता हो एक्चुअली कि मैं पार्लियामेंटेरियन से मिलता हूं, मुझे पता है अवाम की क्या मसला, ये सारे टेक्नोक्रेट लोग लेके आते हैं, और वो टेक्नोक्रेट को पता ही नहीं होता नीचे जमीन पे क्या हो रहा है। वो तो आसमान पे रहते हैं। अभी भी जो हमारे फाइनेंस एडवाइजर साहब हैं, ये जो बैंक के मालिक हैं, इनके ये पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। सो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि
अच्छी टीम ना होना, होप्स ज्यादा लगा देना, डिलीवर ना कर पाना, आईएमएफ को एज इट इज मान लेना जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन अगर वो ना भी करें तो मुल्क के अंदर महंगाई और बढ़ जाएगी अगर आईएमएफ से डील नहीं करते, क्योंकि आईएमएफ से डील एट द एंड ऑफ द डे हमें स्टेबिलिटी देती है। वो हमें जो फाइनेंशियल मार्केट में ये बताते रहते हैं, वो बताते रहे कि जितना पैसा देंगे जी पाकिस्तान अपनी जो हम चेकलिस्ट है वो पूरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम उस तरह नहीं होती। सो वो हम तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर को स्टेबल रखने के लिए आईएमएफ के पास जा रहे हैं। देना उन्होंने हमें किया, अभी तक तो $3 अरब नहीं उन्होंने हमें दिया, अभी तक तो $3 अरब, $2 अरब पहले दिया था, $1 अरब देना है अभी, और ये प्रोग्राम ने पूरे पैसे दिए बगैर ही कंक्लूड हो जाना है। इमरान खान साहब क्योंकि वो चीजें कर नहीं पा रहे, जैसे उन्होंने कहा जी कि आप बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो बंद करें। सो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास उम्मीदें ज्यादा लगा देती है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, जॉब्स बहुत ज्यादा चाहिए, मार्केट का पहिया जो हुकूमत कहती है उस तरह नहीं चल रहा, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन वो ब्लैक मार्केट बढ़ी है और वो लोग नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केट को अब जो है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें, वरना ये भी स्लो कर देंगे। अगर ये सब हुकूमत को पता चल गया, लोगों के पास इतना पैसा है तो इसको भी बैठा देंगे। सो लिहाजा लेट्स कीप आउट ऑफ इट। जैसे पूरी दुनिया में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते शायद। लेकिन ये इमरान खान साहब का चैलेंज है कि वो होप्स ज्यादा थी, वो डिलीवर नहीं हुआ, तो अवाम को गुस्सा आता है कि भाई तुमने अगर 200 का भी पेट्रोल कहोगे तो हम डलवा लेंगे, लेकिन बताओ तो सही ना, सच तो बताओ, सच्चाई अब कहां से बताएं। अब तो वो इंटरव्यू नहीं देते, कहां पे जाएंगे वो बेचारे। जी मैंने ये भी सुना है मेरे पाकिस्तानी दोस्तों से कि मैं तो ये दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है 31 दिसंबर तक 180 रुपए का डॉलर हो जाए, मोस्ट प्रॉब्ली बाय दिसंबर 31। एक महीने कुछ दिन बाकी हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग पाकिस्तान में। खैर मेरा आखिरी सवाल आपसे चीमा साहब कि आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज रही हैं राइट फ्रॉम डे ऑफ क्रिएशन, मैं बात कर रहा हूं 1947 से, क्या वो भी एक कारण रही है, वो भी एक वजह रही है जो पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन दिस इकोनॉमिक क्वांड्री? ये जो थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हो रही है, ये तो है ठीक है, मिसमैनेजमेंट है, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपीपी की हो, चाहे फिर तहरीक इंसाफ की हो, ये पॉलिटिशियंस की तो है ही, इसमें मैं आपकी बात नहीं काट रहा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। बट आपको क्या लगता है कि हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज भी रही हैं पाकिस्तान की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आज? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रॉब्लम यह है कि देखें, आपके मुल्क में किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए, अभी दो तीसरी दफा ही किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे करने, किसी के पास मौका ही नहीं है कि वो लोगों को बता सके वो क्या कर रहे हैं। 2-2.5 साल देखिए, 1970 में आपके इलेक्शंस कब हो रहे हैं पहले तो आप ये देख लें, फिर आपके जो इलेक्शंस हुए, फिर डिक्टेटर आ गया, फिर उसने 2-2, 2.5 साल करके फारिग कर दिया गया सियासी जमातों को फॉर वन रीजन और दी अदर। सो मुल्क जो है वो जिस हाल में रहा, और देखें मेरी बात सुने, कोल्ड वॉर हमने लड़ी पूरी की पूरी, हम अमेरिका के तहादी थे, 48 की वॉर, 65, 71, कारगिल, वॉर एंड टेरर, इतनी जंगों के बाद भी हम बचे हुए हैं। मैं तो कहता हूं ये कोई मौजज़ा ही है जिसने हमें बचाया, और नेशनल सिक्योरिटी ही तो है थी इस मुल्क में, और था क्या है इस मुल्क में, मुझे बताएं ना। देखिए, आप तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे, आप तो बैठ के साइड में, आज इंडिया तो आज भी स्मार्ट खेल रहा है कि क्वाड में होते हुए भी अमेरिका को ऑकस में जाना पड़ गया। उन्होंने कहा भाई इंडिया तो ये मिलिट्री उस तरह चीजों में नहीं आ रहा, ये कोई एशियन नेटो की बात नहीं कर रहा। सो हम ये थे कि हम साइड्स ले लेते हैं, कभी इस्लाम के नाम पे कभी उस मुल्क का मजहब आ गया, कभी उस मुल्क का मजहब आ गया, और फिर डिक्टेटर अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे। और अब अमेरिका ने हमें कहा कि रूस के खिलाफ हो, जो आज रशियन हमारे पास नहीं आते, वो कहते हैं यार आप तो अमेरिका के साथ साथी हो, हमें क्या आपने देना है, और आप तो ईरान के साथ हम इंगेज नहीं प्रॉपरली कर पा रहे। सो ये जब मुझे ऐसा लगता है कि जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रू जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, लोग जो अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं वो नहीं चला सकते मुल्क को, या वो नहीं चला पाते, और फिर हर जो 2-2.5 साल बाद चीजें कोलैप्स करती रहती हैं, अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल साइकिल कंप्लीट नहीं होते, लोगों को मौका नहीं मिलता अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का, तो फिर ये तो रहेगा। और 75 साल बाद आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आज भी पॉलिटिकल पावर जो है उसके दरमियान, जो पॉलिटिशियंस के दरमियान खींचातानी है। इमरान खान साहब ने आके एक और एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उन्होंने कहा ये सारे चोर हैं, मैं साफ हूं,
और जब वो आए तो पता चला कि नहीं भाई वो इसी तरह ही चलता है जिस तरह वो थे इस तरह ये। सो नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसीज रही हैं इस मुल्क की, वो भी हमें, हम अफगानिस्तान को कहते रहे या पाकिस्तान को कहते रहे कि जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। भाई जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, लेकिन इस्तेमाल किस तरह हुई? हमने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का वो सेंटर बना दिया, तालिबान बना बना के, मुजाहिदीन बना बना के। एट द एंड ऑफ द डे हमें फिर उनको मारना पड़ गया, पहले बनाते रहे फिर मारते रहे, और फिर हम अब, और मजे की बात है कि नोबडी टेल्स अस द रियलिटी, कोई रियलिटी भी नहीं बताता कि हुआ क्या था। आए मिड कोर्स करेक्शन करना है, आए एक रास्ता इख्तियार कर लें कि हाँ माजी में ये हुआ, आइंदा इस तरह करना है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बड़ी तकलीफ दे हैं, जिसमें देखिए ना जंगें हमने की हैं, हमने और क्या किया है इनके बावजूद। आई वाज लिसनिंग टू द पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, और उसने एग्जैक्टली यही बात की थी मेरे साथ, जो हफीज शेख साहब थे। उन्होंने कहा आप बात करते हैं मुल्क डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमी चल नहीं पा रही। वो कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसकी इतनी सी इकोनॉमी हो और जंगें उसकी जिंदगी का हिस्सा हो? और अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार यहां से अब निकलें, आप कोई 20-30 साल इकोनॉमी खेल लें, कोई रोटी भी कमाइए, निरा लड़िए ना, जो कमाते थे ओदे असी जनाब वो असला खरीद लेते थे या डिफेंस पे चला जाता था। सो वी हैव टू मेक इट अ वेलफेयर स्टेट, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ द वॉर्स। और ये जो अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस हैं इनमें ना जाएं, और सिर्फ एक पॉलिटिकल जो सोशल जो सोसाइटियल सिक्योरिटी है, दैट इज अ रियल चैलेंज। आपकी सोसाइटियल सिक्योरिटी, लोगों को खाना मिले, पानी मिले, अभी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं। दुनिया किन चैलेंजेस की बात कर रही है और हमारा बेसिक चैलेंज अभी हम जिसमें उसी में फंसे हुए हैं। सो ऑब्वियसली लोग सोच रहे हैं, चीजें हो रही हैं, इसीलिए ये डायरेक्शन तय की गई है कि अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, लेकिन इसको पॉलिसी को रियलिटी में कन्वर्ट करना होगा। हम आज भी सिर्फ अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, दुनिया कहां पे इंगेज हो रही है, हमें ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की बात हो रही है, दुनिया ब्लू वाटर्स में जा रही है, ये इन चीजों की तरफ देखना चाहिए। लेकिन हम आज भी उसी माजी में फंसे हुए हैं। ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, आई एम श्योर इट विल डिलीवर, लेकिन दिस इज वेरी स्लो, बिकॉज ज्यादातर जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल लीडरशिप का ध्यान इंटरनल है, दुनिया की जो तब्दीलियां उसको हम मॉनिटर कम करते हैं, और इंटरनल डेली अफेयर्स क्या हो रहा होता है, डेली अफेयर्स क्या उसमें ज्यादा होते हैं। इसलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चीमा साहब। दोस्तों कमर चीमा साहब के साथ हमने पूरा डिस्कशन करा, और ज्यादातर इकोनॉमी के ऊपर कमर चीमा साहब ने यह बताया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगी तब तक शायद परमानेंट इस मुसीबत का इलाज ना हो पाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए चाणक्य डायलॉग्स में। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही आऊंगा दोबारा चीमा साहब को, अपने बचपन के साथी को दोबारा लेके डिबेट पे, और मैं और चीमा साहब एक बात और करेंगे आपके साथ एक और टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।